हेलो क्लास 6। वेलकम बैक टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निक्की पंडित और हम कर रहे थे वाटर चैप्टर। ऑलरेडी आप लोगों ने वाटर चैप्टर के कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। लास्ट क्लास में ही मैंने आपको वाटर के बारे में कुछ टॉपिक समझाए थे और आज हम वो वाले टॉपिक करेंगे जो लास्ट क्लास में हम नहीं कर पाए थे, है ना। लास्ट क्लास की जो वीडियो की लेंथ हो गई थी वो काफी बड़ी हो गई थी, ऑलमोस्ट 45 मिनट की। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो कल की ही तरह आप क्या करोगे, फटाफट से अपने बुक ओपन कर लो, पेंसिल ले लो, मेरे साथ लाइन बाय लाइन की रीडिंग करनी है और एक एक लाइन का मतलब समझना है। ठीक है, फटाफट से बुक निकाल लो, स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, इससे पहले का सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम यहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, कि प्लांट्स में से पानी का लॉस कैसे होता है। आप सबके घरों में गमले होंगे, है ना, बहुत सारे प्लांट्स होंगे। आप डेली सुबह उनको पानी देते हो, लेकिन जब अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो आप देखते होंगे इवनिंग के टाइम पे वो सारा पानी सूख जाता है। फिर आप क्या करते हो, इवनिंग के टाइम पे भी आपको उसमें पानी देना पड़ता है। तो आप सोचो, आपने मॉर्निंग में भी पानी दिया प्लांट्स को, फिर आप इवनिंग में भी दे रहे हो, तो ये सारा पानी जा कहाँ रहा है। तो ये पानी, कुछ वाटर्स जो होते हैं वो तो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनसे अपना खाना बनाते हैं, और कुछ जो वाटर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सन उसको इवापोरेट कर लेता है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या एक्टिविटी देखी थी कि हमने दो प्लेट लिया था, एक को सन के पास रख दिया था खुले में और एक को हमने शेड में रखा था। कुछ टाइम के बाद हमने देखा जो हमने खुले में रखा था उसमें से पानी इवापोरेट हो गया है। तो जो आपके प्लांट्स होते हैं उनके लीफ से भी जो सन क्या करता है, पानी को इवापोरेट कर लेता है। तो यहाँ पे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। You have learned in chapter 7 that plants need water to grow. ये बात तो आप सबको पता है कि प्लांट्स को वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए, जैसे आपको खाना चाहिए ग्रो करने के लिए, वैसे ही प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स उस पानी से क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद है, देखो बूझो ने क्या बताया हमको इधर। बूझो हैज बीन रीडिंग अबाउट द ट्रांसपिरेशन, जो बूझो है वो ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ रहा था। एंड ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ मच वाटर लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन by wheat plant that give us 1 kilogram of wheat. अब उसने क्या सोचा कि कितना पानी एक व्हीट प्लांट में से इवापोरेट हो जाता है, 1 किलोग्राम व्हीट में से कितना पानी इवापोरेट हो जाता होगा। He found that this is nearly 500 liter, that is roughly 25 large size bucket full of water. तो उसने क्या बताया कि कितना पानी इवापोरेट हो जाता है, कम से कम 500 लीटर पानी इवापोरेट हो जाता है। 500 लीटर का क्या मतलब है, 25 बकेट वाटर जो है वो प्लांट्स में से इवापोरेट होता है। ऐसा नहीं कि एक ही प्लांट्स में से होता होगा। अगर आपका बहुत बड़ा सा खेत है, ठीक है, उसमें आपने वीट ग्रो किया है, आप क्या करोगे, मॉर्निंग में पानी दोगे, इवनिंग में पानी दोगे, रेन होगा वहां से पानी आएगा। तो ऐसे ऐसे करके जो सन है वो धीरे धीरे करके सारा पानी जो है वो इवापोरेट कर लेते हैं। तो कितना पानी इवापोरेट होता है, अप्रोक्सीमेटली 25 लार्ज साइज बकेट का पानी इवापोरेट हो जाता है। You can now imagine the amount of water lost by the plants of all the forest, crops and the grassland together. अब सोचो कि इतने सारे फॉरेस्ट है ना, हर घरों में पेड़ पौधे होते हैं, हम दिन रात उनको पानी देते हैं, मॉर्निंग में भी देते हैं, इवनिंग में भी देते हैं। तो सोचो फिर कितना सारा पानी इवापोरेट हो जाता होगा। फिर इसके बाद है, and some retain of its in their different part. Remaining part of this water is released by the plants into air as the water vapor through the process of transpiration. देखो क्या होता है, कुछ वाटर जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और कुछ जो है वो सन क्या करता है, उनको ट्रांसपिरेट कर लेता है, वहां से इवापोरेट कर लेता है पानी को। जब सन प्लांट में से पानी को इवापोरेट कर लेता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। डू यू रिमेम्बर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय द प्लांट इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7? क्या आपको याद है
कि आपने चैप्टर 7 में एक्टिविटी 4 में ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है ट्रांसपीरेशन क्या होता है। फटाफट से मेरे साथ एक बार और रिपीट कर लो। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है कि जब प्लांट्स में से पानी को इवापोरेट कराया जाता है, जो सन है वो पानी को इवापोरेट करता है प्लांट में से, तो उसी टर्म को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। उसके बाद है वाटर वेपर एंटर द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन. Is it the loss forever? No. We get it back again as we will see. अब है कि पानी को वहां से निकाल लिया तो क्या हमेशा वो लॉस होता ही रहेगा? अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ पानी सन ले ही रहा है तो फिर क्या होगा? तो ऐसा नहीं होता। जहां से पानी वो ले रहा है एक टाइम ऐसा आता है कि हमें वही पानी वापस मिल जाता है थ्रू रेन, तभी तो बारिश होती है। यहाँ से सन ने क्या किया? पानी को इवापोरेट करा लिया, एनवायरमेंट में पानी चला गया है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर आ गया, जिसकी वजह से हमें ह्यूमिडिटी फील होती है। फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है? बारिश आ जाती है। तो जो पानी ट्रांसपीरेशन हुआ है, जिस पानी का जो पानी इवापोरेट हुआ है एनवायरमेंट में, वही पानी हमें कुछ टाइम के बाद वापस मिल जाता है। वो हमेशा हमेशा के लिए लॉस नहीं होता। इसके बाद है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। अब हमें बताना है कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। एक्टिविटी 3, टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर। आप सबसे पहले एक ग्लास लो जिसमें हम आधा ग्लास पानी लेते हैं। वाइप अ ग्लास फ्रॉम आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ। और क्या करना है? बाहर से हमें उस ग्लास को अच्छे से साफ कर देना है, एक भी ड्रॉपलेट्स वाटर के उसमें नहीं होनी चाहिए। Add some ice into the water. अब उस आधे ग्लास पानी में क्या करोगे आप? बर्फ डाल दोगे। Wait for 1 or 2 minutes. Observe the change that takes place on the outer surface of the glass. अब क्या करना है? हमने जैसे ही आइस डाला फिर कुछ मिनट के लिए वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमारा क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा कि पहले जो हमने अच्छे से ग्लास को वाइप किया था आउटसाइड से, अब उस पे थोड़े थोड़े वाटर के ड्रॉपलेट्स आ गए हैं। ये आपने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा, जब आप ग्लास में ठंडा पानी लेते हो तो आपको लगता है कि ये ठंडा पानी बाहर कैसे आ गया, है ना? आपको बाहर ग्लास के बाहर वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आते होंगे, तो वो कैसे हुआ? ठीक है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर। वो वाटर ड्रॉपलेट्स आखिर आया कहाँ से? हमने तो ग्लास के बाहर पानी नहीं डाला था और हमने बहुत अच्छे से भी साफ किया था उस ग्लास को, फिर भी वाटर के ड्रॉपलेट्स हमको दिखाई देते हैं आउटर साइड्स ऑफ द ग्लास। द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास containing iced water cools the air around it and the water vapor of the air condensed on the surface of the glass. इसमें क्या कह रहे हैं? The cold surface of the glass containing water cools the air around it. जैसे ही आपने ग्लास को वाइप किया, ठीक है, वहां पे अब एक भी पानी का ड्रॉपलेट्स नहीं है, लेकिन उसके आसपास एयर है। और जैसे ही हमने ग्लास में आइस डाला तो आइस में से क्या होता है कि आपको धुआं निकलते हुए दिखाई देगा, है ना? कोई चीज बहुत गर्म होती है फिर ठंडी होती है तो आपको देखते ही पता चल जाता है। अभी जैसे कि बहुत ज्यादा ठंडी है तो शाम के टाइम पे क्या होता है, आप ऐसे फूंक मारोगे तो आपके मुंह से भी वो धुआं आएगा, है ना? वो वेपर्स आएंगे। तो ऐसा ही ठंडी चीजों में भी होता है और गर्म चीजों में भी होता है। तो वो जो वहां से वेपर्स निकलते हैं वो क्या होगा, अपने आसपास के अराउंड के जो एयर होंगे उनको सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे। अब साइड साइड में एयर है, उनको सेटल डाउन करने की कोशिश करते समय वो वाटर ड्रॉपलेट जो है, जो उनमें ऐसे आपने देखा होगा जैसे गर्म में तो भाप ऐसे ऐसे निकलता है, जो ठंडा होगा ठंडी चीजें बर्फ में भी ऐसे ऐसे आपको भाप निकलती नजर आएंगी। तो वे क्या करेंगे, ये आसपास के एयर को सेटल डाउन करने के चक्कर में उनके ऊपर ही बैठ जाते हैं ये ठंडी चीजें, और फिर उनको सेटल डाउन करते करते ये भी जमने लग जाते हैं। तो जब जमने लग जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? वाटर के ड्रॉपलेट्स हमको ग्लास के बाहर दिखाई लग जाएंगे। ये कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है, या फिर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। We notice this process of the condensation in activity 7 in chapter 5. ये कंडेंसेशन वाला प्रोसेस हमने एक्टिविटी 7 में देखा था चैप्टर 5 में। इसी वजह से कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से ही हमें ग्लास के बाहर वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। ये देखो, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। ये पानी है, इसके अंदर बर्फ डाला हमने, ठीक है, और कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से जो इसमें से जो गैस निकली है, ठीक है, इसमें से जो वेपर निकले हैं वो कैसा था? वो गैसियस फॉर्म में था।
वो गैस फॉर्म से कन्वर्ट होके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो कंडेंस हो गया. ड्रॉप of water appear on the outer surface of the glass containing water with ice. ओके अभी बूझों से हमने कुछ सीखा था. अब कौन आ गई है? अब आ गई है पहेली. पहेली has noticed dew on leaves of grass on the winter mornings. Did you notice something similar on the leaves or the metal surface like iron grills and the gate of the cold morning? Is that also due to condensations? Do you see this happens on the hot summer morning? ये तो बहुत अच्छी बात कही है इसने. देखो क्या कहा है पहेली ने कि लीव्स के ऊपर और या फिर ग्लास के ऊपर जो आपके घर के विंडोज होते हैं उसके ऊपर या फिर आयरन के ऊपर आपने कुछ ओस जैसा देखा है जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते होंगे, खास करके ठंडियों के टाइम में. तो जो ग्रासेस होती होंगी और जो सारे लीव्स बहुत गीले गीले से होते हैं, आपको लगता है जैसे अभी किसी ने पानी डाला है ना, ग्रास के ऊपर या फिर पेड़ पौधों को पानी दिया है किसी ने. तो ऐसा कुछ नहीं होता है. जो भी वाटर हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है वो कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होके फिर क्या होता है कि एयर का जो वाटर है वो फिर लिक्विड फॉर्म में नीचे वापस आ जाता है. इसी वजह से हमें सारी चीजें गीली गीली सी लगती हैं. ठीक है, जो आप सुबह सुबह बोलते हो कि ओस है ना, ओस हो जाती है, ठंडियों के टाइम में ज्यादातर होती है. आप क्या करते हो जब आप कार में बैठते हो सुबह सुबह, तो आपकी जो कार की विंडो होती है वो भी कैसी होती है, हल्की हल्की सी गीली गीली सी होती है ओस की वजह से. आप क्या करते हो उस पे स्माइली फेस बना देते हो, है ना. तो ऐसा ही इसने भी कहा है. क्या आपने ये गर्मी में फील किया है? नहीं, गर्मी में कैसे फील करेंगे. गर्मी में एयर में जो वाटर होगा वो हॉट ही रहेगा, टेम्परेचर भी हॉट है तो वो कंडेंस होगा ही नहीं. कंडेंस होने के लिए क्या चाहिए, दो टेम्परेचर में चेंज चाहिए होगा. पहले तो जो वाटर होगा वो एयर में गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए. जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा तो वो एयर सॉलिड फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहेगा, तभी कंडेंसेशन पॉसिबल है. ठीक है, इसीलिए गर्मियों के टाइम पे हमें शीशे के ऊपर, ग्लास के ऊपर कोई भी ऐसा वाटर नहीं दिखाई देता है, ओस नहीं दिखाई देता. सिर्फ ठंडियों के टाइम में ही हमें ये चीजें दिखाई देती हैं. The process of condensation plays an important role in bringing water back in the surface of the earth. और कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है पानी को वापस लाने के लिए. सबसे पहले पानी एनवायरमेंट में चला गया, टेम्परेचर डाउन हुआ तो पानी वापस से हमारे पास ही अर्थ पे वापस आ गया. हाउ डज इट हैपन, पर ये होता कैसे है. एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस अर्थ इट गेट कूलर. जैसे ही हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते रहते हैं, जैसे आप हिमालय पे चले जाओ, है ना, आप कश्मीर चले जाओ, तो वो क्या है मैप में देखोगे वो सबसे ऊपर है. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो हमें बहुत ठंड फील होगी. ठीक है, वहां की जो एयर है वो बहुत ज्यादा कूल रहेगी. इट गेट कूलर एंड कूलर. जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं वहां पे जो हवा है, जो एयर है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती रहती है. At sufficient height, the air becomes so cool that the water vapor present in the condense to form the tiny drops of the water called droplets. जैसे ही हम ऊपर ऊपर जाते रहेंगे जो पानी के ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, वो फिर बूंद में कन्वर्ट हो जाएंगे. जैसे बारिश होती है, बारिश की जो बूंदे आती है वो कैसी होती है, ऐसी तो होती है. ये बारिश की बूंदे. अभी क्या था, नीचे जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है वो एयर में अच्छी तरीके से मिक्स हो गए. लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता जाएगा और टेम्परेचर कम होने की वजह से जो एयर में वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो कंडेंस होने लग जाते हैं. फिर वो हमें ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नजर आते हैं. इसी वजह से कश्मीर वगैरह में क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा ओले गिरते हैं, ठीक है, स्नो होते हैं. तो इस एरिया में ज्यादा होते हैं क्योंकि वाटर जो है कंडेंस होके वापस से उसी फॉर्म में अर्थ पे आ जाता है. It is these tiny droplets that remain floating in the air and appear to us as a cloud. और ये जो tiny droplets है बहुत सारे जब हो जाएंगे तो हमें फिर एक बादल की तरह, क्लाउड की तरह नजर आएंगे. It is so happen that many droplets of water become together to form a large size. जब बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एक साथ आ जाते हैं तो वो फिर एक बड़ा सा क्लाउड बना लेते हैं. ठीक है, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके इन्होंने एक बड़ा सा क्लाउड बनाया है. फिर कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी. फिर से आ गया है बूझो. बूझो हैज नोटिस्ड फॉग.
नियर द ग्राउंड इन द विंटर मॉर्निंग। देखो अभी मैंने बताया था उसके बारे में, वही फॉग है कि मॉर्निंग के टाइम में, विंटर जब होता है तो विंटर के मॉर्निंग में आप क्या देखते हो कि हर जगह फॉग ही फॉग है। He wonders if this is also a condensation of the water vapor near the ground. What do you think? देखो ये जो फॉग है, ये फॉग कैसे हुआ, ठीक है, और क्या फॉग भी एक कंडेंसेशन का प्रोसेस ही है? तो ऑफ कोर्स फॉग भी एक कंडेंसेशन का प्रोसेस ही है, क्योंकि फॉग कब आता है, जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। गर्मियों के टाइम पे तो फॉग नहीं होता है ना, गर्मियों के टाइम पे जो फॉग जैसा दिखता है वो पोल्यूशन होता है, पर वो फॉग नहीं होता। जैसे इस टाइम अभी जनवरी चल रहा है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, तो ठंड में आपको अक्सर फॉग देखने के लिए मिलेगा, तो ये भी एक पार्ट ही है कंडेंसेशन का। Drops of water, some drops of water become so heavy that they begin to fall. These falling water droplets are what we call rain. In special condensation, it may also fall as a hail or snow. जब बारिश होती है, ठीक है, तो जो उसमें से पानी आता है वो एक कंडेंसेशन का प्रोसेस है कि पहले पानी चला गया, फिर वापस से पानी हमारे अर्थ पे वापस आ रहा है। बट कभी कभी जब बारिश होती है तो हम ओले भी पड़ते हैं, है ना, तो ओले या फिर स्नो वगैरह जो होते हैं, यहाँ पे तो स्नो नहीं, यहाँ पे सीधा ओले ही पड़ते हैं। जैसे कश्मीर वगैरह में अभी ठंडियों के टाइम में, इवन वहाँ पे गर्मियों के टाइम में भी स्नो होते रहते हैं। तो ये सारे के सारे कंडेंसेशन के ही पार्ट है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है और वही ओले के फॉर्म में नीचे आ जाता है। Thus, water in the form of vapor goes into the air by the evaporation and transpirations from the clouds and then come back to the ground, rain, hail and snow. यहाँ पे इन्होंने एक कंक्लूजन दिया है कि जो वाटर वेपर है सबसे पहले वो एयर में जाता है एवापोरेट होके, ठीक है, उस प्रोसेस को हमने ट्रांसपिरेशन कहा है। फिर वो क्लाउड बनाते हैं, क्लाउड बनाने के बाद फिर से वो वापस से ग्राउंड पे आ जाते हैं रेन की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि यहाँ से पानी गया तो ऐसा नहीं है कि वो ऊपर चला गया, कुछ टाइम के बाद वो वापस से हमारे अर्थ पे ही आएगा, तो इससे हमें कोई लॉस इतना नहीं होता है ट्रांसपिरेशन से। कम बैक टू द ओशियन। अब हम आते हैं ओशियन पे। ओशियन के बारे में आप सबने सुना था, सुना होगा ना, लास्ट क्लास में ओशियन के बारे में डिस्कस किया गया था कि ओशियन का जो पानी होता है बहुत ही ज्यादा सॉल्टी होता है, ठीक है, आप डायरेक्टली उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हो। अब ओशियन के बारे में पढ़ते हैं। What happened to the water that rain and the snow bring to the different regions of the earth? Almost all land surface are above the level of the ocean. Most of the water that falls on the land as a rain snow sooner or later goes back to the ocean. This happen in many ways. अब जैसे प्लांट्स में से ट्रांसपिरेशन हुआ है, प्लांट में से वाटर का लॉस हुआ है, वैसे ही हर जगह जहां पे भी पानी है, जिसका जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वहां से उतना ज्यादा पानी का इवापोरेशन होगा, ठीक है, वहां से उतना ज्यादा पानी निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ओशन की बात चल रही थी, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से जो सन है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, चाहे वो ओशियन हो चाहे वो प्लांट्स हो। और ये सारी चीजें क्या है, ऑलमोस्ट ऑल लैंड सर्फेस आर अबव द लेवल ऑफ द ओशियन। जितने भी लैंड सर्फेसेस होते हैं वो ओशियंस के लेवल से ऊपर ही होते हैं। जितने, चाहे लेक हो गया, चाहे पॉन्ड्स हो गया, वेल हो गया, ये सारे कैसे होते हैं, ये सर्फेस के नीचे बनाए जाते हैं। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू द वाटर। जो स्नो है माउंटेन्स पे वो सबसे पहले क्या करेंगे, मेल्ट हो जाएंगे। अगर कोई भी स्नो है या फिर आइस है वो मेल्ट होगा तो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। दिस वाटर फ्लो डाउन टू द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर्स। अब वो जो पानी है जो पिघल पिघल गया वो क्या करेगा, वो झरने जैसे बह के किस किस में चला जाएगा, रिवर में आ जाएगा, ओशन में चला जाएगा, वेल्स में चला जाएगा। मतलब अगर उस झरने के आसपास जितनी भी चीजें हैं, लेक है, ओशन है, तो वहां का पानी बह के वहां का जो बर्फ है वो मेल्ट होके इन सब चीजों में चला जाएगा। Some of the water that falls on the land as a rain also flow in the form of the river and streams. Most of the river cover long distance on the land and ultimately fall into the sea or in the ocean. अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि पानी कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे गया है। सबसे पहले पानी मेल्ट हुआ के होके एक झरना बन गया, और वो झरना बह बह के कौन कौन सी जगह पे जाएगा, ओशन में जाएगा, लेक्स में जाएंगे, पॉन्ड्स हो गया, ठीक है, इन सारी जगहों पे वो चले जाएंगे और कुछ जमीन पे भी फैल जाएंगे। However, water of some rivers flow into the lakes. और जो रिवर्स का पानी है वो लेक्स में भी
जाएंगे। इसके बाद है ये देखो, ये बन गया ना यहाँ पे झरना से, यहाँ पे झरना बना है और ये यहाँ पे पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर जो भी आसपास की चीजें होंगी या फिर लैंड, वहां पे सारे के सारे पानी बह के चले जाएंगे। The rainwater also fill up the lakes and ponds. अब बारिश हो रही है, ठीक है। अब सन ने चाहे प्लांट से वाटर लिया हो, चाहे ओशन से लिया हो, लेक से लिया हो, पॉन्ड से लिया हो, कहीं से भी लिया हो, सबसे पहले उन्होंने पानी को कंज्यूम कर लिया है सारी जगह से। अब क्लाउड्स में कन्वर्ट हो गया। अब क्लाउड से जब बारिश होगा तो अब क्लाउड्स को थोड़ी पता है कि कौन सा पानी कहाँ पहुंचाना है। बारिश हो गई, अब कहीं का पानी कहीं भी जा सकता है। लेक का पानी ओशन में चला जा सकता है, ओशन का पानी प्लांट्स में आ सकता है, ठीक है। तो उन्होंने सारे पानी को पहले कलेक्ट किया है और फिर वहां से रेन आ गई तो कहीं का पानी कहीं पे भी जा सकता है और वो सारी चीजों को फिल करेगा। जब बारिश होगी तो ऐसा थोड़ी होगा कि लेक के पास ज्यादा बारिश होगी क्योंकि उनको ज्यादा पानी चाहिए और प्लांट्स के पास कम बारिश होगी क्योंकि उनको कम पानी चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा, हर जगह बराबर बारिश होगी, सबको इक्वल वाटर मिलेगा। A part of the rainwater gets absorbed by the ground and seems to be disappear in the soil. अब बारिश होगी तो ग्राउंड पे पानी जाएगा और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो ग्राउंड जो है उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और वहां से वो डिसअपियर हो जाएगा, सरफेस से वो डिसअपियर हो जाएगा। Some of this water is brought back to the air by the process of evaporation and the transpiration. और कुछ टाइम के बाद फिर से जब सन आएगा तो उस सरफेस से कुछ पानी तो अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो सरफेस पे कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स बच गए हैं वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, वो ले लेगा सन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। The rest seeps into the ground. Most of this water become available to us as a groundwater. अभी बताया था कुछ पानी जो है वो ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेगा और इसी की वजह से जो हमारा ग्राउंड है वो रिचार्ज होता है, ठीक है। आप जो हैंडपंप से पानी लेते हो या फिर वेल से पानी लेते हो, कहाँ का पानी होता है, ग्राउंड वाटर का ही तो पानी होता है, ठीक है। तो अगर हम कंटिन्यूसली ग्राउंड वाटर को कंज्यूम करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा ही ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। अभी क्या है, ग्राउंड वाटर के कुछ लेवल्स होते हैं। जब हम ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं और लंबे टाइम तक बारिश नहीं होती तो हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो डिक्रीज होने लग जाता है। जो पानी का लेवल है ग्राउंड में वो डिक्रीज होने लग जाता है। लेकिन जैसे ही रेन होगी तो क्या करेंगे, जो भी अर्थ है जहां पे भी पानी आया है तो वो क्या करेंगे, सॉइल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके वापस से अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर लेते हैं। Open wells are fed up by groundwater. Groundwater is the main is the source for the many lakes as well. जो ग्राउंड वाटर है वो किस किस के सोर्स है, लेक्स के हैं, वेल्स के हैं, क्योंकि जब आप लेक, वेल या फिर हैंडपंप ये सब बनाते हो, ठीक है, जब आप समरसिबल करवाते हो तो क्या करते हो, जितना ज्यादा ग्राउंड लेवल होगा उतना ज्यादा आपको जाके उस पर डीप डिगिंग करनी पड़ेगी ताकि आपको पानी मिल सके। तो ये सारे के सारे ग्राउंड वाटर से ही आते, सारा पानी हमें मिलता है। It is also this groundwater which is drawn by the hand pumps or a tube wells. The more hand pumps or the tube wells that are used in the area, the deeper we need to dig to find this groundwater. The loss in the level of the groundwater due to the overuse is worrisome. अब देखो, बहुत पहले के टाइम में क्या होता था कि थोड़ा सा ही डीप डिगिंग करने पे हमको वाटर मिल जाता था, ठीक है, ज्यादा हमें डीप नहीं जाना पड़ता था। लेकिन अब के टाइम में और पहले के टाइम में अगर हम देखें तो अब हमें ज्यादा डिग करना पड़ता है पानी को लेने के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता वाली बात है क्योंकि आगे जब हम 10 साल बाद देखेंगे तो हमें और ज्यादा पानी की कमी हो जाएगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सबको पानी चाहिए, ठीक है। अपनी डेली नीड को पूरा करने के लिए वाटर की जरूरत हमको है, चाहे कम से कम भी पानी हम खर्च करें पर पानी खर्च करना ही पड़ेगा हमको डेली के काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद है पहेली wants to share a concern with you. अब पहेली आपसे कुछ शेयर करना चाहती है, आप भी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा वो आपको क्या बताना चाह रही है। In those areas where the land has little or no vegetation, the rain water flows away quickly. जहां पे वेजिटेशन नहीं होते, ठीक है, जहां पे प्लांट्स ग्रो नहीं होते वहां पे बारिश तो होगी लेकिन कुछ टाइम के बाद वहां से क्या होगा, पानी रुक नहीं पाएगा जमीन पे। पानी कैसे रुकता है, देखो अगर मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं वहां पे बारिश हुई तो प्लांट्स क्या करेंगे, अपने रूट्स में उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे।
जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट्स ने वाटर को, तो वहां से पानी शेड आउट नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे प्लांट्स ही नहीं है वहां पे पानी आया फिर बह के दूसरी जगह पे चला जाएगा, वो अच्छे से सॉइल उसको ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो पानी को रोकने के लिए और सही टाइम पे रेन होने के लिए क्या किसकी जरूरत है? फॉरेस्ट की जरूरत है। हमें हमें पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। तो इसने वही बताया कि अगर जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता वहां पे रेनफॉल का जो वाटर है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है सॉइल। Following rainfall, rainwater also takes the top of the layer of the soil away with it। और क्या होता है कि जहाँ पे प्लांट्स नहीं होते वहां पे अगर तेज हवा चलेगी तो जो ऊपर के लेयर होते हैं सॉइल के वो भी इरोज हो जाते हैं, वो भी वहां से हट जाते हैं, क्योंकि उनको भी ग्रैब करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए प्लांट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं सॉइल को भी ग्रैब करके रखते हैं, अच्छे से ग्रैब करते हैं, ताकि कितने भी आंधी तूफान आ जाए वहां की मिट्टी हिल के नहीं कहीं चले जाए। There are very few areas where most of the land is covered with the concrete. This has reduced the seepage of the rainwater into the ground, which ultimately affect the availability of the groundwater। अब देखो, जहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब करने के लिए होगा ही नहीं, कंकर मिट्टी होंगे, पत्थर होंगे, तो वो पानी को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? वहां पे ज्यादा देर तक पानी टिक ही नहीं पाएगा। जब वहां पे पानी टिक नहीं पाएगा तो जो अर्थ है उसको टाइम नहीं मिल पाएगा कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए उसका लैंड पे होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्लांट्स हमें ग्रो करने चाहिए। प्लांट्स हेल्प करता है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। इसके बाद है we now know that water brought back to the surface of the earth by the rain। हमें पता है कि जो पानी यहाँ से अर्थ से गया है ऊपर वो वापस हमारे पास आएगा ही थ्रू रेन। हेल और स्नो इन सबकी फॉर्म में पानी हमको वापस मिल जाता है। Thus, the water from the ocean and the surface of the earth goes into air as the vapor return as the rain, hail or snow and finally goes back to the ocean। This circulation of the water in this manner is known as water cycle। सबसे पहले पानी का इवापोरेशन हुआ, इवापोरेशन होने के बाद क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ, क्लाउड का फॉर्मेशन होने के बाद कंडेंसेशन की प्रोसेस से वापस से रेन हमारे अर्थ पे आ जाता है, ठीक है। ओशन को ओशन का पानी मिल जाता है, जहां पे भी पानी, जहां से भी पानी ट्रांसपिरेट हुआ है, जहां से भी पानी इवापोरेट हुआ है उसको वापस मिल जाता है, और यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। तो आपको वाटर साइकिल की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ के जानी है, और साथ में ही आप डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। This circulation of the water between the ocean and the land is a continuous process and this maintains the supply of water on land। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, और ये वाटर का सप्लाई करते रहता है। यहाँ से वाटर जाएगा, क्लाउड बनेगा, फिर क्लाउड से वाटर वापस से हमारे अर्थ पे आ जाएगा। What if it's rain heavily? क्या हो जब बहुत तेज और बहुत ज्यादा बारिश होगी? The time duration and the amount of rainfall varies from place to place। जो टाइम ड्यूरेशन है बारिश की, ठीक है, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती रहती है। पता चले कि मान लो कि दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, पर ऐसा नहीं होता कि दिल्ली में भी बारिश हो रही होगी, ठीक है, या फिर कहीं दिल्ली में बारिश होती है तो दिल्ली एनसीआर में बारिश नहीं होती। तो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, कहीं पे दो चार बूंद आती है फिर बारिश खत्म, कहीं पे दिन रात बारिश होती ही रहती है। जैसे मुंबई में तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो तब तक बारिश होगी जब तक वहां पे बाढ़ नहीं आ जाती है, ठीक है। तो प्लेस टू प्लेस वो वेरी करता है। In some part of the world, it rains throughout the year, while there are places where it rains only for a few days। कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे सालों साल बारिश होती रहती है, और कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे कुछ दिन बारिश होगी और फिर नॉर्मल हो जाएगा। ये दिखा रहा है वाटर साइकिल का, आपको यहाँ पे डायग्राम बताया गया है कि पहले यहाँ से पानी गया और फिर वापस आ रहा है। A scene after heavy rain। अब देखो, जब तेज बारिश हो जाती है तो ऐसा ही होता है ना, बहुत ऊपर ऊपर तक घुटने घुटने तक पानी आ जाता है, फिर आपकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है, ठीक है, जब हेवी रेन हो जाता है तो।
In our country, most of the rainfall occurs during the monsoon season. Monsoon में ही ज्यादातर बारिश होती है. Rain brings relief, especially after a hot summer days. जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आप लोग भी सोचते हैं काश आज तो बारिश हो जाए, है ना. सबको बारिश बहुत ज्यादा पसंद होती है, खास करके गर्मी के टाइम पे. सर्दियों में किसी को बारिश नहीं चाहिए. सर्दियों में तो वैसे ही बहुत ज्यादा ठंड होती है ना. आप अपनी रजाई में बैठे होंगे तो उसमें बारिश किसको चाहिए. तो गर्मियों में सबको बहुत ज्यादा बारिश पसंद आती है. ऑफ कोर्स वो क्या करते हैं, वो इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी को फिर दूर कर देते हैं. ठीक है, जैसे ही बारिश आती है. The sowing of many crops depends on the arrival of the monsoon. और जब बारिश होगी तो क्रॉप्स जो हमने कल्टीवेट किए हैं उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होता है. जो फार्मर्स वगैरह होते हैं वो तो प्रे भी करते हैं कि बारिश हो जाए, ताकि उन्होंने जो भी फसल उगाई है वो बहुत अच्छे से हो. ठीक है, आपने सुना होगा कि बारिश जब नहीं होती है तो क्रॉप्स खराब हो जाते हैं. However, excess of rainfall may lead to many problems. अब एक पहले हो रही था कि बारिश नहीं हो रही है, अब अगर बहुत ज्यादा भी बारिश हो जाएगी तो भी दिक्कत हो जाएगी. हमें भी दिक्कत होगी, जो फार्मर्स है उनको भी दिक्कत हो जाएगी. तो अगर कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो लिमिटेड अमाउंट में ही ठीक रहता है. ऐसा नहीं कि कोई चीज कम हो रही है या फिर एक्सेस में हो रहा है तो वो भी नुकसानदायक ही रहेगा. फिर है हैवी. यहाँ से था हैवी से. ये देखो, बहुत जब बारिश हो जाती है तो ये हाल होता है, फ्लड आ जाता है. ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा बिहार में, उड़ीसा उड़ीसा एरिया में बहुत ज्यादा हर बार का ही है कि जब ज्यादा बारिश होती है तो वहां पे फ्लड आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, वो नीचे वाले एरियाज होते हैं. ठीक है, तो जब फ्लड आता है तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, एनिमल्स का, प्रॉपर्टीज का, इन सब का बहुत लॉस होता है. अ सीन ऑफ फ्लडेड एरियाज, ज्यादा बारिश आने के कारण फ्लड हो जाता है. Rain may lead to rise in the level of water in the rivers, lake and the ponds. जब बहुत तेज बारिश होगी, बहुत ज्यादा टाइम तक बारिश होगी तो ये सारे के सारे ओवरफ्लो करने लग जाते हैं. चाहे लेक्स हो, पॉन्ड्स हो, ओशियन हो, कितना भरेंगे वो. एक टाइम के बाद आने के बाद वो भी पूरे फुल हो जाएंगे तो वहां से पानी फिर बहने लग जाता है. The water may then spread over the large area causing flood. अब वो सब सारे भर गए हैं तो पानी कहाँ जाएगा, फिर अब आएगा लैंड पे. लैंड पे आएगा तो कितना ज्यादा ग्राउंड उस वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा, जितनी उसकी टेंडेंसी होगी उतना ही पानी ले पाएगा वो अर्थ भी. बाकी का जो बचा पानी है वो एज अ फ्लड दिखता है हमको. The crops, field, forest, villages and the cities may get submerged by the water. अब वो सारे के सारे पानी में डूबने लग जाते हैं ये सारी चीजें. In our country, flood causes extensive damage to the crops, domestic animals, property and the human life. फ्लड आने की वजह से हमें ये सारे नुकसान देखने पड़ते हैं. इन सब चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है. डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, घर वगैरह जो होते हैं वो ज्यादा फ्लड आ जाते हैं तो वो भी डूब जाते हैं. ठीक है, तो इन सब का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है फ्लड आने की वजह से. During flood, the animals living in the water also get carried away with the waters. अब जब बाढ़ आती है तो जो जानवर वगैरह होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो भी पानी के साथ बह के कहीं दूर चले जाते हैं. उनको कई दिनों तक खाना नहीं मिल पाता है. जब खाना नहीं मिल पाएगा तो उनकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है और फिर वो मर जाते हैं. They get often get trapped on a land areas and die. When flooded water recedes, rain also affected the animals living and the soil. और ये सारी चीजों को अफेक्ट करते हैं, चाहे सॉइल हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गया, क्योंकि ज्यादा पानी भी खतरनाक ही है. हमें पानी नहीं चाहिए, आपको पानी दिए जा रहे हैं तो फिर आप उसको नहीं कंज्यूम कर पाओगे ना इतना पानी, तो नुकसान ही रहेगा इसका. अब what happen if does not rain for a long time. अब इसका जस्ट ऑपोजिट है. अभी इतनी बारिश हो रही थी कि फ्लड हो गया, अब कह रहे हैं कि अब बारिश ही नहीं होगी तो क्या होगा. अब हमें ये देखना है. कैन यू इमेजिन what would happen if it does not rain in a regions for a year or more. क्या हो अगर सालों साल तक बारिश नहीं होगा. ठीक है, तो भी नुकसान ही है. The soil continue to the lost water by the evaporation and the transpiration. जो soil है सारे के सारे बंजर हो जाएंगे, soil फटने लग जाएंगे, है ना, अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो. Since it is not being brought back by the rain, the soil become dry.
वो प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो जो सॉइल है वो ड्राई होने लग जाएंगे, जो प्लांट्स है वो डाई होने लग जाएंगे। The level of water in the ponds and the wells of the region goes down and some of them may even dry up. और जो ponds है, lakes है, wells है, इन सब का भी जो लेवल है वो भी डाउन हो जाएगा। अभी जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, लंबे टाइम तक बारिश हो रही थी, तो इन सब का लेवल एकदम फुल हो गया था और वहां से भी पानी निकल के लैंड पे आ रहा था। बट अगर लंबे टाइम तक बारिश नहीं होगी तो इन सब के लेवल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हम कंज्यूम तो कर ही रहे हैं। The groundwater may also become scarce. This may lead to the drought. और जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम हो जाएगा और ये किसकी निशानी है? ये है ड्रॉट, यानी कि सूखना, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। ठीक है। In drought condition, it is difficult to get food and fodder you might have. अब जब सूखा पड़ जाएगा तो खेती नहीं हो पाएगी, खेती नहीं हो पाएगी तो हमें फूड नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से जब लंबे टाइम तक बारिश नहीं होती है तो जितने भी फूड वगैरह होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन सबके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। Heard about drought occurring in some parts of our country or the world. आप लोगों ने ड्रॉट के बारे में सुना ही होगा, है ना? ज्यादातर आपने उस एरिया में सुना होगा जहाँ पे बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होता है, कि अब तो सूखा पड़ गया है, अब हम अपना अनाज कैसे ग्रो करेंगे। तो वो क्या होता है, जो रेन वाटर होता है ना, उनमें बहुत ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे क्रॉप्स को, जो वेजिटेबल हमने लगाए हैं, फ्रूट्स लगाए हैं, उनको बहुत अच्छे से नरिश करता है। तो उससे क्या होता है कि प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। हम नॉर्मल वाटर भी दे सकते हैं, बट अगर लंबे टाइम तक बारिश नहीं हो रही है तो वो भी बहुत ज्यादा कॉज इफेक्ट करते हैं हमारे प्लांट्स वगैरह को, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉट, सूखा पड़ जाना। You aware of the difficulties faced by the people living in these areas? अब सूखा पड़ जाएगा तो लोगों को प्रॉब्लम होगी ही, ठीक है, सबको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। What happened to the animals and the vegetation in these conditions? अब वेजिटेशन का क्या हाल होगा अगर पानी नहीं मिलेगा? तो एनिमल्स, अब हम क्या करते हैं, सारे एनिमल्स को तो हम नहीं जाएंगे पानी पिलाने के लिए, वो क्या करते हैं, जहाँ पे भी उनको पानी मिलता है वहां से पी लेते हैं। ठीक है। अब बारिश ही नहीं हो रही तो कहीं पे भी पानी नहीं है, तो एनिमल्स जो होंगे, जो वेजिटेशन होगा, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। Try and find out about this by talking to your parents and the neighbors and by reading about it from the newspaper and the magazine. अब इस कंडीशंस के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि इस कंडीशंस में क्या करना है, हमें डिस्कस करना पड़ेगा लोगों से। ठीक है, कि अपने एनवायरनमेंट में हम ऐसा प्रोसेस करें कि इन सब चीजों की नौबत ना आए। कभी ऐसा ना हो कि दिन रात बारिश ही हुई जा रही है, या फिर कभी ऐसा कंडीशन ना आ जाए कि बारिश लॉन्ग टाइम तक हो ही ना। जब हम एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं तो उनकी वजह से ये जो नेचुरल फिनोमेना होता है इसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। इसके बाद है हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, हम वाटर को कैसे बचा सकते हैं, तो अब इसको देखते हैं। इसी की हेल्प से हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज जो है हमें हर साल रेनफॉल भी झेलना पड़ेगा, फ्लड भी झेलना पड़ेगा और ड्रॉट भी झेलना पड़ेगा। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? Only a small fractions of water available to the earth and it's fit for use for the plants, animals and the humans. हमें पता है कि बहुत ही लिमिटेड वाटर है हमारे अर्थ पे जो हमारे यूज में आता है, एनिमल्स को, प्लांट्स को। ठीक है, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब क्या करें हम? मोस्ट ऑफ द वाटर इन द ओशियन इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। देखो लास्ट टाइम हमने यही पढ़ा था कि जो ओशियन का पानी है हम उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। When the level of the groundwater decrease drastically, it cannot be used anymore. अब जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो दिन पर दिन कम होता चला जाएगा, तो हम उसको यूज कैसे करेंगे? ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। The total amount of water on the earth remain the same, but the water available for us use is very limited and it decreasing with the overuses. क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है, सबको पानी चाहिए, डेली काम करने के लिए सबको पानी की जरूरत है, सब पानी कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जब पानी वेस्ट होता है, जब पानी कंज्यूम होता है, तो ग्राउंड लेवल से ही जाएगा सारा पानी, तो ग्राउंड लेवल जो है वो तो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है। द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग, लेकिन डिमांड जो है पानी की वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग,
लोग बढ़ते जा रहे हैं, जो पानी का यूज करने वाले हैं वो तो लोग दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर पानी कहीं से आ नहीं रहा है, वो तो कंटिन्यूसली कम होता जाएगा, क्योंकि पीने के लिए पानी तो बहुत कम है। बाकी पानी बहुत है हमारे पास, लैंड से भी ज्यादा वाटर प्रेजेंट है हमारे पास, लेकिन वो पानी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे अभी हम सिर्फ प्रॉब्लम ही डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमें पता चलेगा कि अब हम प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे। With the rising population in many cities, long questions of the collections of the water are as common sights. Also, more and more water is being used for the producing food and by industries. क्या है कि पानी कम हो रहा है, बट पानी कम होने की वजह से हम अपने डेली काम नहीं रोक सकते। हम क्रॉप कल्टीवेट करना नहीं रोक सकते, हम इंडस्ट्रीज में जो काम हो रहा है उसको नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, वो तो हमें कंटिन्यूसली करना ही पड़ेगा। तो इन सब में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, फूड प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रीज में, तो ये हमें डेली काम करने ही पड़ेंगे। तो सोर्सेस क्या है? These factors are leading, ये अभी तक हमने जितना पढ़ा ये सब क्या दिखा रहा है कि अब पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि इतना सारे यूज है, इतना सारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो जितने लोग होंगे सबको पानी की जरूरत पड़ेगी, तो पानी तो कम होगा ही। शॉर्टेज ऑफ द वाटर इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसी की वजह से, इन सारे कामों की वजह से पानी का शॉर्टेज कई जगह पे देखा गया है। Hence, it is very important that the water is used carefully. We should take care not to waste the water. अब हम अपने काम रोक नहीं सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि लिमिटेड वाटर का यूज करें। जहां पे हम चाहते हैं कि पानी की बजाय हम ऐसे ही काम हो जाएगा हमारा, तो वहां पे हम पानी का यूज ना करें। जितना हमें कंज्यूम करना है उतना ही करेंगे, बाकी को हम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। और भी तरीके हैं पानी को बचाने के लिए। क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो रेन वाटर है उसको हम बचा लें, क्योंकि जब बारिश होगी तो वो हर जगह पानी जाएगा ही जाएगा, क्यों ना हम उसको कलेक्ट कर ले और फिर उसको रीयूज करें। तो इससे क्या होगा, हम पानी की बचत कर पाएंगे, पानी का वेस्टेज कम होगा। देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या है अब। One way of increasing the availability of water is to collect rainwater and store for a later use. सबसे एक अच्छा तरीका है पानी को बचाने के लिए कि हम रेन वाटर को क्या कर ले, कलेक्ट कर ले, और फिर जब हमें जरूरत हो पानी की तो हम इसको यूज कर ले। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब हम रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। The basic idea behind rainwater harvesting is catch water where it falls. जहां पे भी पानी आएगा वहां से हम पानी को लेंगे और फिर उसको स्टोर कर देंगे। कैसे? What happens to the rainwater that falls in the places that are mostly covered with the concrete roads and the buildings? इसमें क्या कह रहे हैं कि क्या होगा? What happened to the rainwater that falls on the places that mostly covered with the concrete roads and the buildings? It flow into the drain, isn't it? अब देखो जहाँ पे कंकड़ है, पत्थर है, वहां का तो जो ग्राउंड है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वहां से तो पानी इजीली बह जाएगा। उसके बाद है फ्रॉम देयर वाटर गोज इनटू द रिवर और लेक्स। वहां पे जब पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बह के कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो वो जाएगा लेक्स में या फिर रिवर्स में, which could be far away. A lot of effort will then be required to get this water back into the homes as the water did not seep out into the ground. अब जरूरी थोड़ी है कि जहाँ पे कंकर पत्थर उसके आसपास लेक या फिर ओशन हो जो पानी बह के वहां पे चला जाए। तो ऐसे एरिया से क्या होता है कि पानी को लेना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो इजी तरीका क्या है? अब हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे जिससे हम पानी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। Two techniques of the rainforest harvesting are discussed. सबसे पहला है rooftop rainwater harvesting. In this system, the rainwater is collected. इसमें क्या होगा रूफटॉप वाले में? देखो ये आपको डायग्राम दिया है कि हमारे घर पे ही जब पानी आएगा तो छत पे क्या करेंगे, हम पाइप लगा देंगे और उस पाइप को क्या करेंगे, ग्राउंड में जाके, देखो ऐसा एक टैंक बना दिया है, या फिर डेड ग्राउंड में भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वहां से ले लेंगे। ये है टॉप रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। The rooftop to a storage tank through the pipe. यहाँ पे बारिश आई, यहाँ से पानी कलेक्ट किया, अब इस पाइप के थ्रू नीचे आ रहा है और हमने इस सारे पानी को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। ठीक है,
यहाँ पे पानी कलेक्ट हो गया है। This water may contain soil from the roof and need filtering before it is used. अब हमने पानी कलेक्ट किया तो उसमें कंटामिनेशन होने की भी चांसेस है, पर हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर करके यूज कर लेंगे अगर उसमें कोई कंटामिनेशन आता भी है तो। Instead of collecting rainwater in the tank, the pipe can go directly into the pit in the ground. हम टैंक में ना करके डायरेक्टली उसको भी पिट में एक गड्ढा खोदेंगे और उसमें हम पानी डायरेक्टली भर सकते हैं। तो चाहे तो टैंक में भी हम अंडरग्राउंड टैंक लगा देंगे और उसमें भी पानी फिल कर सकते हैं। This then seeps into the soil to recharge or refill the ground. और ये क्या हेल्प करेगा, ये हमारे ग्राउंड को भी रिचार्ज करने में हेल्प करेगा। अनदर मेथड क्या है इसका, अनदर मेथड देख लेते हैं हम। Another option is to allow water to go into the ground directly from the roadside drains that collect rainwater. दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि डायरेक्टली जो रेन वाटर आ रहा है, ठीक है, उसमें रोड साइड में हम क्या कर सकते हैं, जब रोड होती है तो रोड तो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी क्योंकि वहां पे सॉइल तो है नहीं, वो कंक्रीट का मिलके बना है, तो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। बट जो रोड की साइड साइड वाला पार्ट है वो तो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हम कुछ ऐसा आइडिया लगाएं, इसमें कहा है अलाउ द वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड। रोड साइड जो रोड होता है उसके साइड साइड में जो सॉइल प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या है कि ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज करें, तो वो मेन है। जब हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो एक इंसान को नहीं, सबको इक्वल पानी मिलेगा। ठीक है, अगर हम ये रूफ टॉप वाला करते हैं, छत का पानी लेते हैं और एक टैंक में फिल कर देते हैं, तो इसको सिर्फ कुछ ही लोग यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज है तो उसको हर कोई यूज कर सकता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें उतना ही पानी यूज करना है जितने की हमें जरूरत है, फालतू में हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया है खत्म। आज हमने सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर को खत्म कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे और इससे आपको जो भी समझ आया है आप इसको चाहो तो दोबारा से रीड कर लेना। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक बार और पढ़ लेना ताकि आप कोई भी इस चैप्टर में मिस्टेक नहीं हो। बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना है जब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चाहे आप कोशिश कर लेना क्वेश्चन आंसर आप पहले से ही कर लो, जब डिस्कस करेंगे तो आप मैच कर सकते हो। ओके, थैंक यू।